दिल्ली पुस्तक मेले में 4 सितंबर 2012 को प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा श्री नंदकिशोर नंदन द्वारा युग दृष्टा कवि श्री गोपाल सिंह नेपाली पर लिखी गई पुस्तक के लोकार्पण का आयोजन किया गया। हमारे बीच हिंदी साहित्य और पत्रकारिता जगत के शीर्ष और शिखर व्यक्तित्व डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल, डॉक्टर मैनेजर पांडे और श्री विष्णु नागर और हमारे लेखक श्री नंदकिशोर नंदन उपस्थित हैं। आप सबका स्वागत है। प्रकाशन विभाग देश के सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण प्रकाशकों में से एक है। प्रारंभ से अब तक के 70 वर्षों में हमने 8000 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित की हैं। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन से जुड़े उद्देश्यों को पूरा करने की अपनी जिम्मेदारी के प्रति हम लोग हमेशा सजग रहे हैं। यही वजह है पुस्तकों और पत्रिकाओं में देश के अतीत की परंपरा, वर्तमान का लेखा जोखा और भविष्य की उम्मीद झलकती है। हिंदी के प्रतिष्ठित गीतकार गोपाल सिंह नेपाली पर यह पुस्तक श्री नंदकिशोर नंदन ने बड़े श्रम और मन से लिखी है। 2011 नेपाली जी का शताब्दी वर्ष था। उसी सिलसिले में इस प्रकाशन की योजना बनी, जिसका सुफल आज हमारे सामने है। नेपाली जी के गीत जहां साहित्य की हर कसौटी पर श्रेष्ठ कहे जा सकते हैं, वहीं वे ऐसे गीत भी थे जो बहुत लोकप्रिय हुए, जिन्हें देश का जन जन गुनगुना सकता है। नेपाली जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बहाने अपनी पुस्तक से परिचित कराने के लिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री नंदन जी को। अफसोस नहीं इसका हमको, हम जीवन में कुछ कर न सके, झोलियां किसी की भर न सके, संताप किसी का हर न सके, अपने प्रति सच्चा रहने का जीवन भर हमने यत्न किया, देखा देखी हम जी न सके, देखा देखी हम मर न सके। गोपाल सिंह नेपाली एक ऐसे कवि व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने अपने प्रति अंतिम क्षण तक ईमानदारी का निर्वाह किया। मृत्यु से पहले जब वह बिहार आने वाले थे, घर की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, तो पत्नी ने कहा कि दिन भर बैठकर तुम कविताएं लिखते हो और इतना बड़ा कुनबा है, उसकी कभी चिंता नहीं करते, और इतने इतने मित्र फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं, उनके पास जाओ, 2-4 फिल्मों के लिए तो तुमको बुलाएंगे। तो उन्होंने एक बात कही थी, वो बात धीरे धीरे हमारे समाज से, हमारे बीच से गायब होती जा रही है। मित्रों, उन्होंने कहा था कि वीना, मैं मर जाऊंगा लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। यह स्वाभिमान, यह आत्मबोध आज जीवन से भी लुप्त हो रहा है और साहित्य से भी। मैं एक छोटा सा आलेख पढ़ दे रहा हूं पुस्तक के परिचय के रूप में। छायावादी कविता भी बहुलांश में भक्ति काव्य के समान ही प्रगीतात्मक रही है। मुख्य छंद वाली प्रयोगधर्मी प्रयोगवादी कविता और नई कविता के भी अनेक कवियों ने प्रयोगशील गीत, श्रेष्ठ गीतों की रचना की है। स्वयं अज्ञे ने भी प्रारंभ में कुछ गीत लिखे थे, लेकिन आधुनिक और बौद्धिक होने के अतिरिक्त दबाव में उन्होंने गीत विधा को मृत ही घोषित कर दिया। परिणामतः उनके खेमे के द्वारा गीत पर ताबड़तोड़ आक्रमण होने लगे और एक तरह से गीत अछूत के समान कविता के समाज से बहिष्कृत होने लगा। सुधा के संपादन के दौरान 1933-34 में निराला के साथ निरंतर रहने और अपनी अपनी कविताएं एक दूसरे को सुनने और उसकी भाषा और शिल्प पर गंभीर बहस करने वाले नेपाली को आखिरकार गीत विरोधी वातावरण में लिखना पड़ा। लाख चला अतुकांत गद्दिलो, युग कविता के वेश में, चल न सकेगा नीरस पद तुलसी मीरा के देश में। कहना न होगा कि नेपाली ने अपने प्रथम काव्य संग्रह उमंग से लेकर अंतिम संग्रह हिमालय ने पुकारा की कविताओं में भी
प्रगीतात्मकता और सामाजिकता का समतोल बनाए रखा है। उमंग की कविताओं का विद्यार्थी कवि छायावादी भावभूमि छोड़कर युगांतर का परिवर्तन का भी आह्वान करता है। अरे युगांतर आ जल्दी, अब खोल खोल मेरा बंधन, बधा हुआ इन जंजीरों से तड़प रहा कब से जीवन। आजा ला दे कन कन में अब फिर से ऐसा परिवर्तन, मरता जहां आज यह जीवन वहां करे यौवन नर्तन। कवि की प्रगतिमुखी परिवर्तनकामी चेतना का कारण यह है कि उसके किशोर काल में ही उसे काव्य गुरु के रूप में भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी, स्वतंत्रता सेनानी एवं शिक्षक महावीर सिंह वीरन का मार्गदर्शन मिला था। यही कारण है कि उसी अल्प वय में इस कवि ने मोहन से शीर्षक कविता में महात्मा गांधी से अनुरोध किया कि वह उपनिवेशवादी ब्रिटिश सत्ता से समझौता का मार्ग त्याग कर संघर्ष का शंखनाद करें। पर इससे क्या होता जाता है हम दुखियों का मोहन, यहाँ हमारे घर में जारी वैसा ही निष्ठुर दोहन। कितनी टूटे रोज लाठियां निरपराध नंगे सिर पर, होती है दिन रात चढ़ाई भूखों के रीते घर पर। छोड़ो यह रोटी का टुकड़ा अदना चावल का दाना, आओ मोहन शंख बजाओ पहने के सरिया बाना। उमंग पृष्ठ संख्या 84। आज जो दलित चिंतन साहित्य के केंद्र में है उसकी भी झलक नेपाली के 1934 में प्रकाशित प्रथम संग्रह में मिलती है। जिस बर्तन में छेद हो चुका देर न उसके चूने में, इसीलिए थी दौड़ धूप रे इतनी उस दिन पुणे में। बिछड़े परिजन मिले बढ़ाते हाथ प्रेम का मिलने को, पड़ जाता सम्मान हमारा उन हरिजन को छूने में। नेपाली के ने साहित्य की इसी दलबंदी और पक्षपात के बीच 1960 में मनुष्य शीर्षक कविता में लिखा था। व्योम निर्धूल हूँ, आग हूँ, बयार हूँ, 5 तार का बना प्यार का सितार हूँ। अंग अंग आग है, रोम रोम राग है, जीवन की कला इष्ट मृत्यु से विराग है। स्वप्न हूँ भविष्य का, सत्य का श्रृंगार हूँ, 5 तार का बना प्यार का सितार हूँ। आँच हूँ पुआल की, जांच अंतराल की, रात जानती मुझे रोशनी मसाल की। जन्म से तमिश्र पर कर रहा प्रहार हूँ, 5 तार का बना प्यार का सितार हूँ। सांस पर खड़ा हुआ आस में बड़ा हुआ, छोड़ दो कि लो उठा सामने पड़ा हुआ। लाख का करोड़ का एक कंठहार हूँ, 5 तार का बना प्यार का सितार हूँ। गोपाल सिंह नेपाली उद्रष्टा कवि पुस्तक इसी विमर्श की दिशा में एक जरूरी पहल है। धन्यवाद। ये एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत दिनों से हिंदी जगत को मथ रहा है, लोकप्रियता और श्रेष्ठता। और इस सवाल को आसानी से खारिज नहीं करना चाहिए, इसलिए कि कविता की लोकप्रियता क्या चीज देती है और कविता की श्रेष्ठता क्या चीज देती है, इसकी परख जरूर होनी चाहिए। मैं सोचता हूं कि नंदन जी का गुस्सा अपनी जगह सही है कि जिस जमाने में लोकप्रियता के शिखर पर बच्चन जी पहुंचे हुए थे, उस जमाने में अभी नेपाली जी कायदे से अगर देखें आप तो उनकी आरंभिक पुस्तकों की जो भूमिकाएं लिखी हैं उनमें पंत जी भी हैं। और उस समय ये नहीं कहना चाहिए कि नेपाली यश प्रार्थी थे, वो ऐसा काम कर रहे थे, लेकिन ये मानना चाहिए, ऐतिहासिक दृष्टि से मानना चाहिए कि हमारी भाषा को जो रूप सृजनात्मक साहित्य द्वारा प्राप्त हो रहा था उसमें क्या क्या चीजें जुड़ रही थी और उस जुड़ाव में नेपाली जी की भूमिका क्या थी, इस पर बहस होनी चाहिए। मैं कह सकता हूं कि नेपाली जी की जन्म शताब्दी वर्ष में
एकमात्र किसी व्यक्ति ने अगर लग के काम किया है, उनको एक तरह से फिर से हमारे बीच में लाने का काम किया, उनको फिर से हमारे बीच जीवित करने के, प्रासंगिक बनाने का काम किया है, तो नंदन जी ने किया है और उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सारे हिंदी संसार की ओर से। श्रेष्ठता और लोकप्रियता एक श्रेष्ठ कवि का या एक श्रेष्ठ लेखक का या एक श्रेष्ठ कथाकार का लोकप्रिय होना कोई असंभव भी नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी भी नहीं है कि एक श्रेष्ठ लेखक जो है वो लोकप्रिय भी हो। जितने वैभिन्न के साथ नागार्जुन ने लिखा है, उतना तो जो प्रयोगवादी अपने आप को कहते हैं उन लोगों ने भी नहीं लिखा। तो नागार्जुन जो है वो लोकप्रिय भी थे और श्रेष्ठ भी थे। तो हमारे यहाँ इस तरह की परंपरा रही भी है और नहीं भी रही है। आप जानते हैं कि गजानन दामोदर मूर्तिबोध हमारे समय के बहुत बड़े कवि थे, लेकिन ये भी सबको पता होगा कि उनके जीवित रहते हुए उनकी कविताएं छपना असंभव हो गया था, क्योंकि वो लंबी कविताएं ही लिखते थे और लंबी कविताएं छापने में किसी की दिलचस्पी नहीं थी। और अब हम प्रखर आलोचक मैनेजर पांडे जी से अनुरोध करेंगे कि वे अपना वक्तव्य दें और हमें नई रोशनी दिखाएं। कविता कैसे रचाओ और किस भाषा में आप लिख रहे हैं। एक देखिए, हिंदी की कविता में लोकप्रियता के मारे जाने का बड़ा कारण एक दूसरा है जिस पर लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग जिस हिंदी को हिंदी समझते हैं वो हिंदी नहीं है जिसको सूर तुलसी कबीर हिंदी समझते थे। सूर तुलसी कबीर जिसको हिंदी समझते थे वो गांव के लोगों की बोली थी, ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली इत्यादि। वहां असल में उस भाषा में वो कविता करते थे जो सीधे गांव के जनता के दिल दिमाग तक पहुंचती थी। ये जो हिंदी है ये शहरी मध्य वर्ग की भाषा है मित्रों, हम लोगों की भाषा है। हम अभी भी गांव में अपने जब जाते हैं, बिहार का हूं मैं, भोजपुरी क्षेत्र का, अपने गांव में अगर किसी आदमी से हमारे तरफ पढ़ा लिखा कोई पहुंच गया मिलने, तो मैंने 2 बार सुना है। मैं उससे हिंदी में बात कर रहा था तो हमारे गांव के एक सज्जन बगल से गुजरे, दूसरे दिन मुझसे बोले कि हो तू केकरा से अंग्रेजी में बतियावत रहो। जो भाषा उनकी समझ में नहीं आती उसको वो अंग्रेजी समझते। गांव के लोग शुद्ध हिंदी को भी अंग्रेजी ही समझते। केदारनाथ सिंह की कविता के रचाव पर ध्यान दीजिए तो आपको मालूम होगा कि केदारनाथ सिंह की किसी कविता में कोई कठिन शब्द नहीं आता। पर क्या मजाल, सारी कविता का हर शब्द आप समझेंगे, पर क्या मजाल की कविता पूरी समझ में आ जाए। ये कठिनाई कविता की बनावट की कठिनाई है। बहुत सारे कवियों के साथ हिंदी के ऐसा है, कोई मानने को तैयार नहीं है। और देखिए, लोकप्रिय कविता पर एक ध्यान दीजिए। वैसे जो नागर जी ने कहा वो इस बात में दम है कि सभी कवि चाहते हैं कि लोकप्रिय, पर कुछ ही कवि लोकप्रिय होते, और कुछ कवियों में भी उनकी कुछ कविताएं लोकप्रिय होती हैं, सब नहीं होती। संकट में काम आने वाले कवि लोकप्रिय होते हैं। आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए आप सभी विद्वानों और हमारे सभी मर्मज्ञ दर्शकों का आभार। इस सफल कार्यक्रम के में आप सब हिस्सेदार हैं।